बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ वीएसपी। अच्छा, इसमें हम अपना जो है बेसिकली तो हम अपनी डिफ़ॉल्ट में जाके उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसकी बेस के ऊपर हमने अपने वीएसपी को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उसके साथ ही जो हल्की फुल्की थोड़ा सा काम रहता था वो हम उसको यहाँ पे इसके चेंज करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सी शार्प प्रोग्रामिंग इसको हम यहाँ पे कर देंगे जी वीएसपी, और यहाँ पे अपना जो भी फ्रेंडली सा नाम लिख देते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बेसिकली हमारी जो डीएलआर हमें यूनिवर्सिटी ने दी उसमें ये कहा गया था कि हम अपनी एप्लीकेशन को ऐसे डिज़ाइन करें कि स्क्रीन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और जब ये आप मैक्सिमाइज़ के बटन पे क्लिक करें तो आपकी जो है विंडो एक ख़ास पोर्शन में वहाँ पे इनेबल हो जाए। लेट्स सपोज कि अगर हम इसी व्यू को देखते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो इसमें हमने ये शो कराने की कोशिश की है कि हमारी स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सेंटर ऑफ द स्क्रीन को हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया है वन पोर्शन में और सेकंड पोर्शन में, और जब हम इसकी वर्किंग में जाएंगे तो अगर स्क्रीन के दरमियान से अगर इसको कट किया जाए तो कोई भी विंडो जो कि स्क्रीन के लेट्स सपोज अगर यही वाली विंडो अगर इस हिस्से में और हम इसके मैक्सिमाइज़ के बटन को क्लिक करें तो ये ना कि मुकम्मल तौर पे मैक्सिमाइज़ हो जाए, बल्कि ये इस पोर्शन में हमारे पास अवेलेबल हो के आ जाए, जैसा कि ये इस तरह से हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाए। और इसी तरह अगर कोई भी स्क्रीन इस हिस्से में है तो अगर हम उसको मैक्सिमाइज़ के बटन को क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बड़ी हो के वो हमारे पास नज़र आ जाए। अच्छा, इसके लिए अगर हम बेसिकली अपनी चीज़ इस थ्योरी को देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हमने मैक्सिमाइज़ का जो फंक्शन है विंडो का उसको हमने करना है ओवरलोड, और डेफिनेटली जब हम इसको ओवरलोड करेंगे तो इसको फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी इमेज को। अच्छा, इसके लिए हम जो क्या करते हैं कि हम पहली तो स्क्रीन जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसकी रेजोल्यूशन को लेते हैं। रेजोल्यूशन के बाद लेने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो करंट विंडो है उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। नॉर्मली इसको इस कॉर्नर से लिया जाता है, ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये स्क्रीन के जिस पोर्शन में आ रहे हैं वहाँ से हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये स्क्रीन के फलां हिस्से में शुरू हो रही है, और हम अगर देख लें कि जी ये अगर इस हिस्से में और हमारी स्क्रीन हमने दरमियान से डिवाइड करनी है तो इसको जब हम मैक्सिमाइज़ करें तो इसकी हम विड्थ इस तरह से सेट कर देंगे कि ये हमारे इस पोर्शन में इतना हिस्सा ये कवर कर दे। सिंपली हम इसकी विड्थ सेट करेंगे तो ये उस हिस्से में आ जाएगी, और इसी तरह अगर हम इसके इस हिस्से में जाके इसको मैक्सिमाइज़ करें तो इसका जो विड्थ है हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स जो एक्स के हैं वो यहाँ से स्टार्ट हों और वाई के भी यहाँ से जो ज़ीरो होंगे, एक्स के जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन उसको हाफ़ करें तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम मैक्सिमाइज़ इसको करें तो यहाँ पे ये चीज़ सेट हो जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे ये चीज़ आती है कि हम इसके मैक्सिमाइज़ के फंक्शन को ओवरलोड कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा MSDN की तरफ। MSDN माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट नेटवर्क जो है वहाँ पे एक फंक्शन है। नॉर्मली आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो आपको जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में आपको मिल ही जाता है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जो है ना आपको ये चीज़ें प्री डिफाइंड मिल जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हमेशा दो व्यू होते हैं। एक व्यू वो होता है जो कि यूज़ करते हैं नॉर्मल सारे यूज़र यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा। दूसरा व्यू होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामर व्यू, जिसको API का नाम दिया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। तो ये इंटरफेस जो है इसमें वो सर्विसेज जो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं उनको अपने काम के लिए तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अपनी एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू पीपल कि आप API की जो डॉक्यूमेंटेशन है विकीपीडिया के ऊपर भी आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में मालूमात मिल जाएंगी कि इसके ऊपर क्या चीज़ है ये और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। हम इसकी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बल्कि अभी मैं आपको उस फंक्शन की तरफ लेके जाता हूँ जो कि सेट विंडो हुक एग्जाम्पल का फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन को देखें, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट MSDN का ये फंक्शन है, तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।
रिकमेंडेड है कि आप अपने वाइवा की तैयारी के लिए आपको इस फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल आपको इल्म होनी चाहिए। इस पेज को पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में क्या कहती है और हमने इसको यूज़ किया तो हमने इसको कैसे यूज़ किया। मैं इसकी एक एक लाइन की तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका जो जनरल कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर इसको देखें, यहाँ पे ये लिखता है इंस्टॉल एन एप्लीकेशन डिफाइंड हुक प्रोसीजर इनटू अ हुक चेन। You would install a hook procedure to monitor the system for certain type of events. These events are associated either with the specific thread or with the all thread in the same desktop as the calling thread. देखें, जब हमने काम करना होता है ना कि किसी स्पेसिफिक थ्रेड को करना होता है, तो उसके लिए हम C# में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं या किसी खास एप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे तो उसके थ्रेड की जो आईडी है हम उसको पास करें तो वहाँ से हम उसका कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन बनानी है वो हमने बनानी है अपनी जेनेरिक, कि कोई भी एप्लीकेशन हो उसको जब मैक्सिमाइज़ किया जाए तो उसका फंक्शन ओवरलोड हमारे पास मिले। ये काम करने के लिए आपको लो लेवल्स, ये देखें यहाँ पे उसने बाकी आप कोई भी फंक्शन देखेंगे ना किसी साइड पे तो आपको वो मिलेंगे, आपको C# में मिल जाएंगे, VB में मिल जाएंगे, लेकिन इस फंक्शन का सिंटैक्स ही आपको C++ में दिया गया। C++ ही क्यों, ये क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपका राइज होना चाहिए। इस वजह से कि जो C# है, C# लैंग्वेज जो है वो डीबगर, उसके साथ उसका चल रहा होता है गार्बेज कलेक्टर चल रहा होता है। तो गार्बेज कलेक्टर जब भी वो काम करता है वो इसको हम कहते हैं मैनेज्ड कोड, कि इसमें प्रोग्रामर को मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करना पड़ती, बल्कि वो यूज़ करता जाता है मेमोरी जितनी रिक्वायर्ड होती है, और जो जिन फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, जिस मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्वैप कराता है, खाली जगह वापस विंडो को दे देता है, तो उसकी मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, सिस्टम के जो है ना मेमोरी लीकेज नहीं होती। लेकिन अगर हम C++ में जाएँ तो वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट हमें खुद करना पड़ती है। क्यों कि आपने कोड जाके लिखना है कर्नल के लिए, कर्नल के अंदर आपने DLL को इंजेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपका जो फ्रेमवर्क है वो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास गार्बेज कलेक्टर नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे अनसेफ कोड खुद लिखना पड़ेगा, और वो कोड आप सिर्फ C++ में लिख सकते हैं, और अगर आप C# में भी लिखें तो वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगी, और साथ में क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अनसेफ कोड में जा रहे हैं। अच्छा, इस फंक्शन के अगर हम सिंटैक्स को देखें तो जर्नल किसी भी फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है उसके जो चंद पार्ट होते हैं मैं उनको थोड़ा डिफाइन भी कर देता हूँ। ये जो H हुक है ये आपको बता रहा है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, कि जब आप इस फंक्शन को हुक एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये रिटर्न में आपको एक हुक देगा उस सिस्टम के साथ कि ये आपका थ्रेड है जो इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है। विन API ये बताती है कि ये विंडो की API है और ये इसका स्टैंडर्ड सिग्नेचर है सेट विंडो हुक एग्जांपल। आप इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और नाम से यूज़ नहीं कर सकते। इसी से यूज़ करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस देगा। उसके बाद इसके 4 पैरामीटर्स हैं, ये चारों पैरामीटर यहाँ पे नीचे डिफाइन भी किए गए हैं। लेट्स सपोज के सबसे पहले उसने ID हुक के बारे में बताया जो कि ये पहले वाला पैरामीटर है। ये क्या है, ये इसकी टाइप इंटीजर है। ये क्या करता है, दिस टाइप ऑफ हुक प्रोसीजर टू बी इंस्टॉल्ड, ये बताता है कि आपने सिस्टम में जो हुक लगानी है वो किस तरह की लगानी है। सिस्टम में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं आप किसी भी इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा अपनी प्रोग्रामिंग से ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज़ के बटन को क्लिक करूं तो मेरी विंडो जो है मिनिमाइज़ हो जाए, और मैं मिनिमाइज़ के बटन को क्लिक करूं तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाए। ये एक एग्जांपल है, इस तरह की आपको 50 एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो विंडोज़ की हुक्स की टाइप है इन सबको डिफ़ाइन किया गया है ना। ये फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे है WH_call WND PROC प्रोसीजर। ये क्या करती है, इंस्टॉल ए हुक प्रोसीजर दैट मॉनिटर्स मैसेजेस बिफोर द सिस्टम सेंड्स देम टू डेस्टिनेशन विंडो प्रोसीजर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सी द कॉल विंडो। कि जब भी कोई इवेंट होने लगता है उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मैसेज जाता है कि भाई ये काम करना है। नॉर्मली वायरसेस वगैरह क्या करते हैं कि उस मैसेज को इंटरसेप्ट करते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारी विंडो का बिहेवियर चेंज हो जाता है और हम कहते हैं कि जी हमारे पास वायरस आ गया। एग्जी को हम क्लिक करते हैं लेकिन वो अपना कोड वहाँ पे रन करता है। अच्छा, ये जो चीज़ें नॉर्मली प्रोग्रामिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है
तो आप देखेंगे कि जो ऑल कैपिटल्स होते हैं ये हमेशा कॉन्स्टेंट्स के लिए होते हैं। हम अपनी जो कोडिंग की एग्जांपल्स हैं या कोडिंग की जो ट्रेडिशंस है उसमें कैमल केस को अगर हम देखें तो उसमें वेरिएबल्स के नाम हमेशा रनिंग से स्टार्ट होते हैं, बाद में जो वर्ड आता है वो कैपिटल होता है, क्लासेस के नाम कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके हमेशा ऑल कैपिटल होते हैं। ये सेम ही है। तो यहाँ पे ये जो नीचे 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एक्चुअली एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 है। कि अगर आप किसी जगह पे यहाँ पे ये WH_call wind प्रोसीजर लिखें या 4 लिखें तो इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी C++ के अंदर सिस्टम की अगर आप कॉल देंगे। अच्छा, ये तो बेशुमार किस्म की हुक्स यहाँ पे बताई गई हैं। आप जब कभी नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हो तो आप उसको देख सकते हैं कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। हमने जो यहाँ पे करनी है, हमने करनी है WH_CBT की हुक को यूज़ करना है। ये हुक की अगर आप डेफिनेशन देखें तो यह कह रहा है इंस्टॉल ए हुक प्रोसीजर दैट रिसीव्स नोटिफिकेशन यूजफुल टू अ CBT एप्लीकेशन, CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एप्लीकेशन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन CBT। अच्छा, ये अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और इसकी डेफिनेशन में जाएं तो ये यूँ ही लोड होगी। तो ये आपको बताती है कि जब भी इस इवेंट में जितने भी सब इवेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके आप जाके देखें जो सब प्रोसीजर है इसमें HCBT एक्टिवेट, कि जब भी सिस्टम किसी विंडो को एक्टिवेट करता है तो ये वाली वैल्यू पास होती है। जब क्लिक स्किप्ड होती है, क्रिएट विंड या बेशुमार किस्म के। हमारे काम का जो है वो HCBT मिन मैक्स, कि अ विंडो इज़ अबाउट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, कि जब कोई विंडो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होने लगती है तो ये वाली जो है ना वहाँ पे हमारे पास मैसेज आता है। हम इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे और इसमें मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ में जाके जो मैक्सिमाइज़ का उसको हम जाके इंटरसेप्ट करेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करेंगे। बाकी जितनी भी हैं उसको डेफिनेटली स्टडी करना आपका हक बनता है। आप देखेंगे बाकी भी कितनी हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो काम कर रहे होंगे वो सिंपली मिन मैक्स, और इसके भी अंदर जाके हम मैक्स में जाके कर रहे होंगे। अच्छा, ओके जी, ये मिन मैक्स को देखेंगे। बाकी भी आप इसके जो है पैरामीटर के ये जो आप देख लीजिएगा, ये वाला फंक्शन भी हमारे बड़े काम का है। इसको भी हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे होंगे। एक फंक्शन सेट विंडो हुक एग्जांपल का, दूसरा CBT प्रोसीजर का, इसको भी हम देख रहे होंगे। इसके अगर आप पैरामीटर्स में देखें तो यहाँ पे आता है पहला टाइप है एन कोड इंटीजर, द कोड दैट हुक प्रोसीजर यूजेस टू डिटरमाइन हाउ टू प्रोसेस द मैसेज। ये बताता है कि जी आपका जो मैसेज आ रहा है वो कौन सा मैसेज है। ये आपको जर्नली पहले बता देगा जी कि इनमें से ये पहले वाले आप इनका इंटीजर वेरीफाई कर लें। अगर HCBT मिन मैक्स आ रहा है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इवेंट आ रहा है। इसके साथ आपको लो पैरामीटर जो होता है एल पैरम, यहाँ से आप इसका सब प्रोसीजर जाके देखते हैं कि जी यहाँ पे आगे विंडो मिनिमाइज़ होने वाली है, मैक्सिमाइज़ होने वाली है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सारे की सारी इसकी जो इस फंक्शन की डेफिनेशन है इस सारे को यहाँ पे रीड करें तो आपको सारे का सारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये आगे क्या हो रहा है। अगर हम मिन मैक्स के आगे ये शो विंडो के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे पता चलेगा जी कि यहाँ पे जो मैक्सिमाइज़ का फंक्शन है वो कहाँ पे है। हम अपनी प्रोग्रामिंग में जब इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम अब देखेंगे कि हमने कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया और उसका मेन मकसद क्या था। अच्छा, अभी हम वक्ती तौर पे अपने CBT हुक एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहले वाले में टाइप इंट में कौन सी हुक लगानी, WH_CBT की। लिहाजा यानी कि जब हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो इसको जो पहला पैरामीटर देंगे हम वो नंबर 5 देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे बाकी की चीज़ें आती हैं। हुक प्रोसीजर, ये सेकंड पैरामीटर ये बताता है अपॉइंटेड टू अ हुक प्रोसीजर। हम यहाँ पे वो वाला अपना फंक्शन का एड्रेस देंगे कि जो फंक्शन इस हुक के ऊपर कि जब इवेंट फायर हो मिनिमाइज़ का या मैक्सिमाइज़ का तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे हम उस फंक्शन का एड्रेस देंगे। हम एक DLL बनाएंगे, उसके अंदर फंक्शन होगा और उस फंक्शन का एड्रेस स्पेस हम इसको बताएंगे जी कि ये फ़लाँ जगह पे पड़ा हुआ है। जो थर्ड वेरिएबल आता है वो आता है H इंस्टेंस, अ हैंडल टू द DLL कंटेनिंग द हुक प्रोसीजर। यहाँ पे हम उस DLL का हुक हैंडल देंगे कि वो DLL कहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे हम देंगे जी कि हमने फंक्शन कौन सा यूज़ किया और DLL के अंदर एक फंक्शन है उसका एड्रेस देंगे जो हमने वहाँ पे अपनी सिलेक्शन की है, जिस तरह हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल डिवाइड या वर्टिकल डिवाइड।
और एच इंस्टेंस में जाके हम क्या करेंगे जी कि हम उस DLL का पाथ देंगे जो हमने क्रिएट की होगी कि वो पड़ी कहाँ पे है, जिसके अंदर से आपने ये फंक्शन निकालना है। लास्ट पे आ जाता है डबल वर्ड, ये थ्रेड आईडी होती है। अगर आप किसी एक थ्रेड को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उस थ्रेड की आईडी देंगे कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये वो थ्रेड आईडी है, यहाँ पे हम उस थ्रेड की आईडी दे देंगे, सिस्टम से हम उसको गेट कर सकते हैं। और अगर हम उस थ्रेड की आईडी की बजाय यहाँ पे 0 दे दें तो इसका मतलब होता है कि ग्लोबल हुक, कि अभी जो हम हुक लगा रहे हैं वो कोई भी एप्लीकेशन अगर मैक्सिमाइज का फंक्शन यूज़ करेगी तो उसको वो उसका मैक्सिमाइज का फंक्शन ओवरलोड हो चुका होगा। तो इसका द आइडेंटिफायर ऑफ द थ्रेड with which the hook procedure is to be associated for desktop application if this parameter is 0, ये बात बड़ी नोट करने की है। The hook procedure is associated with all existing threads running in the same desktop as a calling thread. For Windows Store application see the remarks section। हमने Windows Store application नहीं बनानी, हमने जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे सिंपली अपना जो पैरामीटर है उसको 0 सेट कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, जब हम ये वाला काम करेंगे तो हमारे पास एक हुक वापस आ जाएगी और उस हुक को हम अपने पास सेव कर लेंगे। क्यों सेव करेंगे कि जब भी हमने एक हुक लगानी अपनी एप्लीकेशन के क्लोज होने पे हमने उस हुक को रिलीज़ भी करना होगा। अच्छा, उस हुक को रिलीज़ करने के लिए जिस तरह ये फंक्शन दिया गया है, सेट विंडोज़ हुक एग्जाम्पल का फंक्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप एक हुक लगाते हैं, इसी तरह विंडो हमें एक दूसरा फंक्शन देती है अनहुक विंडोज़ हुक एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल कह लें या एक्जी कह लें, इसकी जो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन इसको ऐसे। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिंपली ये बूलियन फंक्शन है, यानी कि आपको रिटर्न टाइप देता है ट्रू फॉल्स में। विंडो API है और इस फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो साथ में हम सिंपल इसको हुक आईडी देते हैं कि जो हुक हमने वहाँ पे सेव की होगी, वहाँ से जब हमने हुक लगाई, जब हम रिलीज़ करेंगे तो इसको हुक आईडी देंगे तो ये उस फंक्शन को यहाँ पे हमारे लिए क्या करेगा जी कि उसको रिलीज़ कर देगा। अगर ये ट्रू में आएगा तो इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन जो हमने विंडोज़ के अंदर हुक लगाई थी उसको ख़त्म कर दिया। वरना क्या होगा, आपने अगर इसको रिलीज़ नहीं किया तो आपके जो ओवरलोड के फंक्शन है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं कर लेते। क्योंकि जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि दोबारा से सिस्टम फाइल्स लोड होती हैं और दोबारा से वो आपकी DLL बीच में से निकल जाती है। वायरसेस क्या करते हैं कि वायरस अपने विंडो के लोडिंग के फंक्शन में अपने आप को यहाँ पे कर रहे हैं कि जब भी विंडो लोड हो तो उनकी फ़ाइल DLL जो है वो वहाँ पे इंजेक्ट हो जाती है और वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन वहाँ पे करना शुरू। मैं बार बार वायरसेस का नाम ले रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप वायरस बनाने की तरफ जाएं, लेकिन ये मकसद ज़रूर है कि आपको पता चले कि उनकी फंक्शनैलिटी किस तरह से होती है। नॉर्मली विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं वायरसेस हमेशा उस पर अटैक करते हैं, स्पाईवेयर उस पर अटैक करते हैं और अपना फंक्शन उनके साथ साथ जब भी कोई इवेंट फायर होता है उसके साथ अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव कर लेते हैं। और इसी तरह ये देखेंगे जब आप एप्लीकेशन रन हो जाती है तो आप मैक्सिमाइज़ का बटन हुक कर रहे हैं, प्रेस कर रहे होते हैं और उस स्क्रीन मैक्सिमाइज़ होती है, लेकिन बैक एंड पे हमारा कोड रन हो रहा है। हम उस कोड में ये कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज़ तो उसने कर दिया, साथ में कुछ ऐसी लाइंस भी लिख सकते हैं कि जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एग्जीक्यूशन करें। लिहाजा इंटरनेट से डाउनलोड हुई एप्लीकेशन में मोस्टली यही होता है कि आप जो फंक्शनैलिटी उनसे ले रहे होते हैं वो तो हो ही रही होती है, उसके साथ बैक एंड पे भी वो काफ़ी काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं आप नॉर्मल प्रोसीजर से उनको नहीं देख सकते। हाँ, डिटेल में जाके आप उसके जो है वर्क स्पेस देखें कि कहाँ पे किस किस हिस्से को वो एक्सेस कर रही हैं, तो फिर आपको शायद उसका आइडिया हो सके। अच्छा, इसकी भी जो फुल डेफिनेशन है, ये पूरे का पूरा पेज आप इसको पढ़ें और आप इसको अज़बर कर लें, आपको ये याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसी के समझने में कि हमने पैरामीटर्स तो डिस्कस कर लिए, इसको आप बार बार अगर किसी बात की समझ नहीं आई आप रिवाइंड करके दोबारा सुनें, इसको पढ़ें। आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि आपने वहाँ पे ये डिपिक्ट करना है कि आपने ये एप्लीकेशन बनाई है। जब आपने एप्लीकेशन बनाई है तो डेफिनेटली आपने थ्योरी पढ़ी है, उसकी सारी चीज़ों को समझा, तभी आप उसको बनाने के काबिल हुए ना। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आप माइक्रोसॉफ्ट की भी एप्लीकेशन बना के वहाँ पे ले जाएं और दावा करें कि जी ये मैंने बनाई, तो कोई बंदा नहीं मानेगा। अच्छा, इसमें ये जो कंटेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके
आपको जो 32 बिट की विंडो यूज़ करने का कहा गया है, वो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको ये बड़ी क्लियरली बता देती है। क्या कहती है कि सेट विंडो हुक एग्जांपल कैन बी यूज टू इंजेक्ट अ DLL इनटू अनदर प्रोसेस। इससे आप किसी भी दूसरे प्रोसेस के अंदर DLL को इंजेक्ट कर सकते हैं। साथ में ये बताया गया अ 32 बिट DLL कैन नॉट बी इंजेक्टेड इनटू अ 64 बिट प्रोसेस, क्योंकि इनकी दोनों की प्रोसेस वर्क स्पेस अलहदा होती है। तो 32 बिट DLL आप 64 बिट के अंदर नहीं डाल सकते, और इसी तरह 64 बिट की DLL 32 बिट प्रोसेस के अंदर नहीं डाल सकते। If an application requires to use a hooks in other process, it is required that 32-bit application call window hook example to inject 32-bit DLL। यानी कि जब आपने किसी 32 बिट की फंक्शन के अंदर DLL इंजेक्ट करनी है तो आपका प्रोसेस भी 32 बिट पे चल रहा होना चाहिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन 64 बिट में चलाई हुई है तो वो 32 बिट वाले में इंजेक्ट नहीं कर सकेगी, वो सिर्फ 64 बिट वाले में कर सकेगी। होता क्या है, अब विंडो 64 बिट विंडो करते हैं, उसके ऊपर आप 32 बिट की एप्लीकेशन चलाते हैं, चल जाती है, इंजेक्ट करते हैं, DLL भी इंजेक्ट हो जाती है, लेकिन जो ब्राउज़र्स वगैरह हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो आपकी विंडोज़ के फोल्डर्स वगैरह हैं वो मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ इस तरह के नहीं होते। होता क्या है, 64 बिट एप्लीकेशन जो विंडो है उसमें उन्होंने 32 बिट की सपोर्ट तो दी है, लेकिन उन्होंने किया क्या है जी कि उन्होंने एक इमुलेटर टाइप चला दिया है कि आपकी 32 बिट विंडोज़ जो है वो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रही होती हैं। अगर आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाएं, यहाँ पे जाके सी में देखें तो यहाँ पे आप अगर प्रोग्राम फाइल्स में देखें, यहाँ पे 2 प्रोग्राम फाइल बनी, क्योंकि ये 64 बिट की विंडो है। जो प्रोग्राम फाइल्स इंटू 86 के आर्किटेक्चर में ये सारी की सारी 32 बिट की एप्लीकेशंस है। इसमें देखें मेरे पास कैस्पर्स का ही चल रहा है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो चल रहा है, ये सारी 32 बिट की एप्लीकेशंस है। दूसरी साइड पे अगर मैं प्रोग्राम फाइल्स को देखूँ, ये मेरी सारी 64 बिट की है। इसमें मेरे पास कैस्पर्स का ही नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मेरा विजुअल स्टूडियो 64 बिट में भी इंस्टॉल हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन जिस वर्क स्पेस में चल रही है वो उसी हिसाब से काम करेगी। क्योंकि ये स्टूडेंट एप्लीकेशन थी, इस वजह से हमने इसको ऐसे ही किया है कि आप 32 बिट विंडो यूज़ करें ताकि आपको 64 बिट वाली साइड पे उसकी DLL उसको कैसे इंजेक्ट करना है, अगर डेफिनेटली वी कैन कोड फॉर दैट, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 2 एप्लीकेशन लिखना पड़ती हैं जो कि जब आप रन करते हैं तो वो चेक करता है कि अगर 32 बिट का प्रोसेस है तो उसमें 32 बिट की DLL इंजेक्ट करता है, और अगर 64 बिट का प्रोसेस है तो 64 बिट की DLL इंजेक्ट करता है। लेकिन वो कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो स्टूडेंट के लिए अगर इसको वो हज़म कर लें तो डेफिनेटली वो खुद भी इसको कोड कर सकते हैं उसके बनाने के लिए। अच्छा, ये जो रिमार्क्स का सेक्शन है इसको बड़ा डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपके ये जो कंसेप्ट हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डिफ़ाइन किए ये आपके जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं, इनमें आपको कोई इशू ना हो। ये हमारी बेसिक थ्योरी थी जो हमने यहाँ पे यूज़ की। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको नीचे चलते जाएं, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंक्शन जो है ये यूज़र 32 डॉट लाइब्रेरी, ये इसकी लाइब्रेरी है, और इसकी DLL यूज़र 32 डॉट DLL कि अगर आप इस DLL को यहाँ से चेक करें, कॉपी करें, यहाँ पे माई कंप्यूटर में आएँ, सी में जाएं, यहाँ पे विंडोज़ में जाएं, और विंडोज़ में अगर आप सिस्टम में जाएं और यहाँ पे जाके अगर आप इसको सर्च करें तो ये आपको यूज़र 32 डॉट DLL यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये वो DLL है जिसके अंदर ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन है हमारा सेट विंडो एग्जांपल हुक का। आप ये नहीं सोचना शुरू कर दीजिएगा कि 64 बिट के लिए भी 32 डॉट DLL होगी, यानी कि वो 64 बिट डॉट DLL शायद हो यूज़र 64 डॉट DLL हो। ऐसा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों के लिए यूज़र 32 डॉट DLL का नाम यूज़ किया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये बनाई हुई थी, उसी को उन्होंने कंपाइल कर लिया 64 बिट के लिए, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया। लिहाजा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मेरी 64 बिट की विंडो है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें, ये देखें, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर भी DLL
यूज़र 32.dll यहाँ पे यूज़ हुई है। अच्छा, ये हमारा जो थ्योरी का सेक्शन है ये यहाँ पे मुकम्मल होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि एम्पेरिकल स्टडी डेफिनेटली किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोडिंग को उस वक्त तक नहीं समझ सकेंगे जब तक आपको उसका लॉजिक क्लियर नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट क्या करने जा रहे हैं। तो इसको हम अभी यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में हम अपनी जो DLL है उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।